Rahim. Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is quantized radii. Very most important topic. बोहर एटॉमिक थ्योरी को हम लेके चल रहे थे. एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने. तो सबसे पहले हमने देखा कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है और उसके बाद कुछ डिफेक्ट्स थे. उसके बाद डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट्स के अंदर फिर उसने कुछ इंटरप्रिटेशन उसकी तशरीह की. उसने फिर कंसेप्ट दिया था स्टेशनरी वेव्स का, स्टैंडिंग वेव्स का कंसेप्ट दिया. तो उसको फिर आगे फार्मूला ड्राइव किया और तो फर्दर हम लेके चल रहे हैं कि क्वांटाइज्ड रेडिए बेसिकली होता क्या है. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, इसके सराउंडिंग में सेंटर में न्यूक्लियस होता है. तो ये जो हमारे बेसिकली हमारे पास जो सेंटर से न्यूक्लियस से लेकर बाहर तक का जो फर्स्ट ऑर्बिट तक का जो रेडियस होता है, ये फर्स्ट रेडियस बन जाएगा. ये सेकेंड रेडियस, मतलब ये रेडियस होता है कि मतलब सेंटर से लेकर किस ऑर्बिट तक का ये रेडियस हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि अपनी मर्ज़ी से रेडियाई मतलब हम अपनी मर्ज़ी से एक रेडिया यहाँ बना दें, एक रेडिया यहाँ बना दें. ठीक है, जिस तरह की ये बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है तो हम कह देंगे ये एक फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है. ऐसा नहीं होता. हम जनरली बात समझाने की हद तक तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. हर रेडिया जो होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है. उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. ठीक है, उसके वहाँ पर ही हम उस रेडिया को ड्रा कर सकते हैं. तो यही मतलब यही है यहाँ पे क्वांटाइज्ड रेडिया. इसी की डेरिवेशन, इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे. उर्दू हिंदी फिजिक्स सीरीज़ को हम लेके चल रहे हैं. तो रेडियाई बेसिकली यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये जमा है रेडियस की. ठीक है, कि हर जितने भी रेडियाई होंगे वो क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं. उनकी वैल्यू जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है. ठीक है, वेरिएशन नहीं आ सकती उसके अंदर. जमा ऑफ मतलब ये इसका मतलब है जमा है रेडियस की. रेडियाई का मतलब होता है, अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये रेडिया का मतलब क्या होता है. तो ये क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड पोजीशन होती है. कि मैंने जैसे कि बताया कि ये हर ऑर्बिट की, हर रेडियस की जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है. ए सैटेलाइट कैन रिसाइड इन एनी ऑर्बिट बाय प्रोवाइडिंग ए पार्टिकुलर स्पीड बट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव लाइक ए सैटेलाइट. कि हम जैसे कि हम जानते हैं कि सैटेलाइट होगी, कोई भी सैटेलाइट है, जहाँ मून है वो हमारी ज़मीन की गिर चक्कर लगाता है. जैसे सैटेलाइट है वो सूरज की गिर चक्कर लगाते हैं. ठीक है, वो किसी भी मतलब कि उसके अंदर रह सकते हैं. ठीक है, ऑर्बिट के अंदर रह सकते हैं. लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर ही वो वहाँ पे रह सकता है. अपनी मर्ज़ी से हम उसका जो रेडियस होता है अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे होकर चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियाई फिक्स्ड है. अगर इस ऑर्बिट के अंदर है तो ये वाला रेडियाई फिक्स्ड है. तो इसलिए बेसिकली क्वांटाइज्ड रेडिया का ये कंसेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव लाइक ए सैटेलाइट. के सैटेलाइट की तरह, मतलब जिस तरह सैटेलाइट मूव करते हैं उस तरह इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकते जिस तरह के पहले. क्योंकि इसी तरह प्लानिटरी मोशन या प्लानिटरी सिस्टम का कंसेप्ट आया था जो कि रदरफोर्ड ने दिया था, जो कि बातें गलत थी. तो उसी को फिर बोहर ने उसको फिर आगे फिर चीज़ों को लेके चला था. तो बेसिकली ये मकसद यहाँ पे ये था कि रेडिया जो होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है. ये तो था सारा बेसिक. तो आगे हम इसकी फर्दर इसकी डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिकली डेरिवेशन इसकी करेंगे बेसिकली. तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड Vn है. तो N का मतलब है किसी भी ऑर्बिट के अंदर हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो n कोई नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात हो रही है. बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्पीड के साथ. और यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली हमारे पास Rn हो जाएगा. रेडियाई ऑफ दी एनी, मतलब इस ऑर्बिट की बात करेंगे तो Rn मतलब इस n ऑर्बिट के n ऑर्बिट तक का ये रेडियस है बेसिकली. ठीक है, अगर इसके ऊपर भी कोई रेडियस होगा तो वो फिर दूसरा रेडियस बन जाएगा. ठीक है, सेकंड रेडियस बन जाएगा. तो बेसिकली हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे Rn को एक रेडियस की बात कर लेते हैं ना. सपोज कर लेते, चीज़ों को समझना होता है ना, तो उसके लिए सपोज किया जाता है बेसिकली ना. लेट कर लो, सपोज कर लो, चीज़ें तब बेहतर अंडरस्टैंड होती हैं. स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं ना. तो अब हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करता है, या कोई भी चीज़ हमने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था, कोई भी चीज़ जो सर्कल में रिवॉल्व करती है ना, तो उसके ऊपर एक सेंटीपिटल फोर्स होती है जो उस बॉडी को, उस चीज़ को सर्कल में मूव करवाती है. ठीक है, यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली इस बॉडी, इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कल में रिवॉल्व करवाएगी. तो इस सर्कल में जो रिवॉल्व कराएगी इस सेंटीपिटल फोर्स, बेसिकली ये सेंटीपिटल फोर्स आएगी कहाँ से? हमें पता है कि सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली जो होती है ना, ये कोलम फोर्स प्रोवाइड करेगी. ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये, लेकिन ये बेसिकली ये कोलम फोर्स यहाँ पे आएगी. ठीक है, तो बेसिकली सेंटीपिटल फोर्स का कोई सोर्स होता है. सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली कोई यहाँ पे फोर्स होती, ऐसी फोर्स होती है जो एक सोर्स प्रोवाइड करता है, कोई चीज़ प्रोवाइड करती है. ठीक है, इन चीज़ों को आगे एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, आगे फर्दर लेके चलूंगा. तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो ठीक है,
उस वक्त सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया गया है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, ये हमने बात की थी बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तो चीज़ें मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ थोड़ी सी। ये बोहर एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट था कि ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h ओवर 2 पाई, h प्लांक्स कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये बेसिकली हमारे पास इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h कट एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है ये, ठीक है। इसी पोस्टुलेट को लेके चल रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वीडियो को पास करके पहले उस लेक्चर्स के ऊपर जाएं, सीरीज़ के ऊपर क्लिक करें, तो वीडियोज़ को पूरा देखें, तभी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपने कोई गोल या टारगेट सेट किया हुआ है तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डेप्थ के साथ चीज़ों को करें। तो ये उसी पोस्टुलेट को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यहाँ पे एन भी हमारे सबस्क्रिप्ट में, ये हमारे पास किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी या किसी भी ऑर्बिट का ये रेडियस है, एन हमने कोई सबस्क्रिप्ट में यूज़ कर लिया, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वी एन वेलोसिटी ऑफ एनी ऑर्बिट, वी आर जो है ये आर एन जो है ये बेसिकली रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर वी एन को सेपरेट करेंगे तो एम और यहाँ पे आर जो है ये बेसिकली इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो ये सेंटीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो एन एन सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे क्योंकि हमने ऊपर भी यूज़ किया है। तो हमें यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ कि सेंटीपिटल फोर्स एक्चुअली फोर्स नहीं होती सेंटीपिटल फोर्स, बल्कि ये असल में कोई और फोर्स अमल कर रही होती है, जैसे कि सेंटीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। या इन केस ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट के केस में जब सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, बेसिकली हमारे सूरज के गिर्द जितने भी सैटेलाइट है वो मूव कर रहे हैं, तो वो किस वजह से है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्ट कर रही है, उसी वजह से सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है। या इन केस ऑफ द स्टोन रिवॉल्विंग इन सर्कल, अगर एक धागे के साथ पत्थर को बांध के घुमाएं तो क्या होगा, बेसिकली वहाँ पे टेंशन बिहेव लाइक ए सेंटीपिटल फोर्स, टेंशन जो है ना वो बिहेव कर रही होती है सेंटीपिटल फोर्स। इस तरह अदर एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, सेंटीपिटल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ इसलिए, वरना ये चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ चीज़ें कंसेप्ट बनाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। या इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक कार टेक ए टर्न, कार जो है वो ऐसे मोड़ मुड़ती है, जैसे कोई कार है वो फॉर एग्जांपल वो एक मोड़ मुड़ी है, ठीक है, ऐसे सर्कल में कोई टर्न लिया उसने, तो वहाँ पे बेसिकली फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड जो होगा वो एक्ट एज ए सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगी, ठीक है। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ऑर्बिट के अंदर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो होती है कूलम फोर्स जो होती है ना वो बिहेव एज ए सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये कूलम फोर्स एफ सी जो है ना, ये कूलम फोर्स है यहाँ पे जो इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये बेसिकली हमारे पास कूलम फोर्स का यहाँ पे बात आई, तो इसलिए यहाँ पे हम कूलम फोर्स फोर्स की बात करेंगे जो कि सेंटीपिटल फोर्स का बाइस बनती है। तो कूलम फोर्स होती है एफ सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सप्लेन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो सबस्क्रिप्ट में एन यूज़ करेंगे क्योंकि एनी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक हमारे पास 1/4 पाई एक्सप्लेन नॉट ये कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, ये वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास फैक्टर होता है, तो इसकी जगह हम के यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास के आ जाएगा, ठीक है। बाकी Q1 Q2 चार्जेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, तो दो चार्जेस की बात हो रही है। तो दो चार्जेस को यहाँ पे ई स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज हम बात करेंगे, ई स्क्वायर ले लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करेंगे, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये बेसिकली हमारे पास कूलम फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 बन गई। इन्हीं क्वेश्चन को फर्दर हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज बिहेविंग लाइक ए सेंटीपिटल फोर्स, जैसे कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बिहेव करेगी सेंटीपिटल फोर्स की तरह, तो इसलिए ये बिहेविंग का जो अमल होता है ना, इसकी वजह से हम दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेंटीपिटल फोर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया, और ये सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये एम ये वी और सब्सक्रिप्ट में एन यूज़ करेंगे, ये कटा हुआ, ठीक है, इसको कन्फ्यूज ना होइएगा, ये आर एन सब्सक्रिप्ट में एन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेंटीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को दोनों को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे एक आर से कट जाएगा, ए के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमने आर की वैल्यू सब कैलकुलेट करनी है, तो ये आर को इस साइड पे ले जाएंगे और एम वी स्क्वायर को नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, इसको अरेंज करने के बाद।
तो इसके अंदर देखें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वी इन द अबव इक्वेशन। तो हमने क्या करना है बेसिकली, ये जो हमने आर की वैल्यू निकाली है, इस आर से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस क्वांटाइज की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ठहरिए, एक बात ज़रा देखें, यहाँ पे वेलोसिटी भी हमें चाहिए, तो इट मीन्स कि यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें मालूम होना ज़रूरी है। इस वी स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जो कि हमने स्टार्ट में इक्वेशन बनाई थी कि ये हमने वी एन की वैल्यू एन एच ओवर 2 पाई एम आर, ये हमने जो बोहर का एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट यूज़ किया था, वही यहाँ पे वी एन की वैल्यू यहाँ से हम बेसिकली यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ जैसे ही पुट करेंगे, ये देखो मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया होगा, इसका स्केयर भी है। ठीक है, ये स्केयर आप भूलिएगा मत। तो यहाँ पे एन स्केयर, एच स्केयर, 4 पाई स्केयर, एम स्केयर, आर स्केयर, ये बेसिकली हमारे पास स्टेप बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखें कुछ वैल्यू यहाँ पे आपस में कट जाएंगी, जैसे एक एम है, ये एम है और ये आर है। ठीक है, इसी तरह या कुछ पाई की वैल्यू, या आप इसको देख के कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास अरेंजमेंट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4 के ई स्केयर पाई स्केयर एम आर स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर एच स्केयर। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो फैक्टर है ना, यहाँ पे ये वाला फैक्टर, ठीक है, तो ये एच स्केयर ओवर के ई स्केयर पाई स्केयर एम, ये हमारे पास जो फैक्टर है ना, ये कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये सारे का सारा फैक्टर जो है ना, ये कांस्टेंट फैक्टर है। तो इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये हमारे पास एन स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एन स्केयर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ये हमारे पास होती है 0.053 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय एन स्केयर। बेसिकली इसकी प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू का स्केयर लेंगे। बेसिकली प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल सेकंड, और उसके बाद 4 कांस्टेंट है कि ए की वैल्यू कॉलम्स 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट होती है, हमें पता है कि 1.6 10⁻⁻19 कॉलम, और उनको स्क्वायर ले लेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट करने के, मतलब ये सारा पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ना, वो 0.053 नैनोमीटर बन जाएगी, साथ एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू। तो ये बेसिकली हमारे पास ये किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। और किस ऑर्बिट की बात कर रही हैं, उसके अंदर यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, उसी तरह अब हम सपोज कर लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये एटम है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, तो एन फर्स्ट ऑर्बिट की एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा, मतलब कि एटम का पहले ऑर्बिट का रेडियस की वैल्यू बनेगी 0.053 नैनोमीटर बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर आंसलन की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.53 आंसलन आ जाएगा। 1 आंसलन होता है 10⁻⁻10 मीटर, और मीटर जो भी आंसलन बेसिकली लेंथ का यूनिट होता है। ठीक है, इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम मीटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 5.3 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ में नैनोमीटर, आंसलन में या मीटर में ये आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आप वहाँ पे कैलकुलेटर ना करने बैठ जाइएगा, टाइम काफ़ी लग जाएगा आपका। तो इसको आप बस इतना याद रखें, क्योंकि वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, पॉइंट को आगे पीछे करना है, लेकिन फिर भी आप इसकी वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। फर्दर बात करें, अगर हमारे पास अगर एन स्केयर की वैल्यू, अगर ये अब हमें पता चल गया कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये R1 की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू, तो इसकी जगह हम R1 लिख सकते हैं। मतलब R1 को मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रेडियस को किसी भी एन स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारे पास किसी भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट का रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हमारे पास ये इसी तरह जनरल फार्मूला ये हमारे पास बन जाएगा, R इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई एन स्केयर। तो एन स्केयर की वैल्यू 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो वो हमारे पास उसकी जगह हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, R1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4R1, अगर 3 पुट करेंगे 9R1 बन जाएगा। ये भी आपसे MCQs पूछा जाता है अक्सर। तो फर्स्ट ऑर्बिट R1 होगा, सेकंड ऑर्बिट 4R1 होगा, थर्ड ऑर्बिट 9R1 होगा, इस तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल बन जाएगा इस तरह। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट इतना आता है, उस तरह सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू ये होती है, थर्ड की यह कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ से हमने सीखा क्या, कंक्लूजन बेसिकली क्या निकाला, ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस। बेसिकली ऑर्बिट जो है ना, ये इक्वली स्पेस नहीं है, इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं आ रही। देखो, इक्वली स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि पहला ऑर्बिट ये वाला डिस्टेंस जितना ये है उतना ही यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं होगा, या उतना ही डिस्टेंस ये होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट अगर ये न्यूक्लियस है तो पहला ऑर्बिट अगर ये होगा तो दूसरा ऑर्बिट ये वाला होगा।
ठीक है। तो ये देखें, ये वाला डिस्टेंस देखें और ये वाला डिस्टेंस देखें, ये समझाने की हद तक बात कर रहा हूँ। इस तरह इक्वली स्पेस नहीं है, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उस तरह फर्स्ट एंड सेकंड आर द क्लोज्ड ऑर्बिट, पहला और दूसरा ऑर्बिट क्लोज्ड ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बात समझाने की हद तक की थी ना। इस तरह पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। उसकी बात अगर हम बात करें कि यहाँ पे बात करें, लो टू ऑर्बिट्स आर द फॉरेस्ट ऑर्बिट, ठीक है। फ्यू ऑर्बिट जो होते हैं फॉरेस्ट होते हैं। इस तरह उसके बाद एज ऑर्बिट आर द ऑलवेज फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होते जाएंगे, डिस्टेंस रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, तो न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि पहला ऑर्बिट क्लोज होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑर्बिट ये वाला हो जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस कम है अगर दो ऑर्बिट के दरमियान, तो दूसरे और तीसरे के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, फासला बढ़ता जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जनरल फार्मूला वही वाला जो हमने ऊपर बात की, ये वाली। तो ये हमारे पास r इज इक्वल टू n स्क्वायर r1। तो स्पीड बिटवीन द ऑर्बिट आल्सो फाइंड लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड, अगर हम स्पीड बिटवीन ऑर्बिट इज आल्सो फाइंड, मतलब ऑर्बिट के दरमियान इसके अंदर स्पीड कितनी है, इसके अंदर स्पीड कितनी है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4r1 माइनस r1, तो 3r1 की वैल्यू, मतलब सॉरी ये स्पीड नहीं है, स्पेस्ड है, ये स्पेस का लफ्ज़ है, स्पीड सॉरी मिस्टेक होगी। स्पीड मतलब कि दो ऑर्बिट के दरमियान स्पेस को कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और सेकंड, ठीक है, फोर्थ और सेकंड, इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर और फर्स्ट के दरमियान जो स्पेस कितनी है, 3r1 की स्पेस आ जाएगी। उस तरह फोर्थ, ये देख सकते हैं हमारे पास ये ऑर्बिट है, ये हमारे पास ऑर्बिट आ रहा है, ये देखें, ये ऑर्बिट 1 2 3 4, ये फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है। फोर्थ ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इस तरह 16r1 माइनस r1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये इस तरह हम स्पेस निकाल सकते, 16 माइनस ये निकालेंगे तो हमारे पास मतलब कि हम स्पेस निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अगर हम इन दो ऑर्बिट्स के दरमियान 1 2 3 4 और 3 के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहें, तो ये 4 है ये 3 है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे तो ये देखो 5r1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं उनके दरमियान, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला उसी तरह जिस तरह हमने पहले यूज़ किया, ठीक है। तो चलें ऐसा करते हैं कि इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बहुत इजी एंड सिंपल वे में इन चीज़ों को लेके चलता हूँ, कोशिश होती है ताकि आपके कंसेप्ट बने। अल्लाह हाफिज़।